हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले इसको पहले समझेंगे कि जब सवाल आप बनाएंगे तो उसको बनाने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आप इस चैप्टर में आपको देखने होंगे कि आप जो है जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमेशा उसमें दो वस्तु के बारे में जिक्र किया रहेगा। ठीक है, कितने वस्तु के बारे में? तो दो वस्तु के बारे में आपको जिक्र किया रहेगा। चाहे वो दो वस्तु मतलब जो फल हो सकते हैं, दो दो लड़के हो सकते हैं, दो लड़कियां हो सकती है, बेटा बेटी हो सकती है, माँ बाप हो सकती है, भाई बहन हो सकती है, या फल में कोई भी दो चीज़। आप आम अमरूद ले सकते हैं, अंगूर आम लीजिए, कोई भी दो फल। या फिर अगर कौन ही है, कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज में भी दो तरह के कौन हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कौन होंगे। ठीक है, अलग अलग मान होंगे, अलग अलग लड़का के नाम होंगे, या फिर अलग अलग कोई भी चीज़ जैसे कि गेंद है, बल्ला है, दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये देख पाएंगे कि जब भी कोई अलग अलग चीज़ यानी पेयर में जो दो चीज़ दिया रहेगा उनके बारे में उनका कुछ प्राइस होगा, यानी क्वांटिटी दिया रहेगा। ठीक है, पहले बात को समझिए कि मतलब मान लीजिए बल्ला है और गेंद है, आपको उनका प्राइस जो है टोटल में दिया रहेगा। प्राइस हमेशा किस में दिया रहेगा? टोटल के रूप में आपको प्राइस दिया रहेगा। और क्वांटिटी में पूछेगा कि जैसे कि मैंने दो बल्ला खरीदा, तीन गेंदें खरीदी और मैंने कुछ रुपया अदा किया। जैसे मैं कह रहा हूँ एक बल्ला और इसके साथ दो गेंद खरीदी, अब मैंने 10 रुपया मतलब 10 रुपया दिया। ठीक है, 10 रुपया में मैंने खरीदे। या फिर ऐसे बोलिए 1 केजी आम 2 किलो सेब, 1 केजी आम 2 किलो सेब का दाम कितना है? तो 180 रुपया है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप यहाँ वही देख पाएंगे कि आपको इस चैप्टर में हमेशा क्या करना है, तो दो वस्तु के बारे में अध्ययन करना होगा। कितने वस्तु के बारे में? तो दो वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चाहे वो दो वस्तु कैसे हो सकते हैं, दो फल के बारे में हो सकता है, दो लड़के की उम्र के बारे में, दो कोनों के बारे में इत्यादि, दो चीज़ इत्यादि के बारे में लिखा रहेगा। यानी दो वस्तु दो चीज़ कुछ भी हो सकता है। अब इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप हमेशा दो चर यानी कितने चर, तो आप हमेशा दो चर का इस्तेमाल करेंगे। चर क्या होता है? मैंने क्या बोला कि ए से ए टू जेड तक एक अल्फ़ाबेट होता है, आपको पता है अल्फ़ाबेट होता है ना। तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो ए से लेकर जेड तक आप वो 26 लेटर को ही आप हम लोग क्या कह सकते हैं? चर कह सकते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? तो चर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है चैप्टर में ही दो चर। तो चर कितने लेना है आपको? हमेशा तो दो चर लेना है। और समीकरण कैसा होना चाहिए? रैखिक। रैखिक का आपको पता ही होगा, जब मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था यानी अध्याय नंबर 2, तो मैंने वहाँ बताया था कि जब पॉलिनोमियल पढ़े थे मैंने, तो वहाँ दो तीन चार तरह के पॉलिनोमियल पढ़े थे। अब उसके दो तीन टाइप्स के पढ़े थे। एक घात के अनुसार पढ़ा था, पद के अनुसार पढ़ा था, चर के अनुसार पढ़ा था। तो यहाँ चर तो फिक्स है। कितने चर होंगे? दो चर। ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, एम एन हो सकता है। जैसे यहाँ एक्स वाई मैंने लिखा है, या ए बी हो सकता है, एम एन हो सकता है, पी वाई हो सकता है, कुछ भी अपने नाम का। जैसे मेरा नाम यूनुस एनएसआर है, तो मैं पहला वाई लिख सकता हूँ, दूसरा चर एन लिख सकता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, तो जैसे किसी आपका नाम जैसे रोहित कुमार है, तो आप रोहित का आर लिख लीजिए पहला चर, कुमार के है दूसरा चर। आप इस प्रकार मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो अब चर क्या कहता है? ए से लेके जेड तक जितने भी आप अल्फ़ाबेट्स है, तो 26 अल्फ़ाबेट्स है, तो वो चर है। तो हम लोग आसान मैथ में हम लोग सब दिन क्या पढ़ते आते हैं? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये सबके जहन पे है। ठीक है, जैसे भी कोई चीज़ को मानना हुआ, सपोज करना हुआ, तो आप तुरंत एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से हमेशा इस चैप्टर में आपको हमेशा देखिएगा दो समीकरण बनाने होंगे। कितने समीकरण बनाने होंगे? तो दो समीकरण बनाने होंगे। तो समीकरण किस प्रकार के होंगे? जैसे मैंने कहा, इस चीज़ को समझिए, मैंने कहा एक बल्ला, मैंने कहा कितने बल्ला? एक बल्ला। ठीक है, मैंने कहा एक बल्ला प्लस में दो गेंद। कितने गेंद? दो गेंद। गेंद को जी से लिख देता हूँ। और मैंने पैसा दिया, मान लेते हैं 20 रुपया। कितने रुपया? 20 रुपया। 20 रुपया मैंने पैसा दिया। तो इसका मतलब जो है बल्ला के लिए मैंने कुछ इंडिकेट किया है, तो बल्ला लिखने के लिए मैंने बी का इस्तेमाल किया। तो आप यहाँ बल्ला के जगह पे बी इस्तेमाल करिए। तो आप मैथमेटिकल में क्या यूज़ करेंगे? तो एक्स इस्तेमाल करेंगे यहाँ चर में, जो कि आपको पता ही है।
तो फिर यहाँ मैंने गेंद के लिए जी इस्तेमाल किया, तो आप जी के लिए आप वहाँ क्या वाई इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बी जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितना रुपया, तो इस इक्वेशन से ये बात समझ में आया कि कोई भी चीज़ होगा उसका कुल प्राइस यानी क्वांटिटी दिया है। जैसे कि मैंने कहा एक बल्ला, तो क्वांटिटी बल्ले की कितनी है, एक। मात्रा कितनी है बल्ले की, एक। और फिर गेंद लिखा मैंने कितने, 2 गेंद, तो इसका मतलब जो गेंद की क्वांटिटी या फिर जो है आप ठीक है, गेंद कितने हैं, तो 2 है। ठीक है, मात्रा अगर गेंद की पूछा जाए तो 2 है। और कहा गया है कि एक बल्ला 2 गेंद खरीदा, आपने कितना रुपया पैसा दिया, 20 रुपया मैंने अदा किया यहाँ। ठीक, इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि 20 रुपया में दे देगा आपको, मैंने ये सपोज के लिए माना है। ठीक, मैथ है। चलिए, फिर उसी प्रकार एक दूसरा इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन भी आपको इसी प्रकार हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा कि इस बार मैंने कहा 4 बल्ला, कितने बल्ला, 4 बल्ला कहा। उसके साथ साथ मैंने 6 गेंदे कहा, 6 गेंद। और इस बार पैसा मैं जो है 30 रुपया यानी अदा करता हूँ। कितने रुपया, 30 रुपया अदा करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो आप यहाँ इस चीज़ को समझिए, बी के आगे में जो गुना है, ठीक है, वो ए का वैल्यू होगा, और जी के आगे में जो गुना है वो बी का वैल्यू होगा, और जो जिसमें कोई भी चीज़ ना दिया रहे वो किसका वैल्यू होगा, सी का वैल्यू होगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ इक्वेशन है a1x + b1y = c1, तो समीकरण 1 माना है। तो a1 का मतलब है कि वो क्वांटिटी है, क्या है, मात्रा है किसी चीज़ का। जैसे कि मैंने बल्ला खरीदा, तो वो बल्ले की मात्रा होगा, 1 है, 2 है, 3 है, कितने बल्ला खरीदा आपने, उसको वहाँ लिखना है। एक्स वो क्या है, चर इंडिकेट कर रहा है, जिसे आप मानेंगे। ठीक है, दूसरा प्लस में, ये आपको आगे टर्म हम बताएंगे कैसे कैसे प्लस के साथ। फिर y लिखा है, y एक चर है, यानी किसका, तो इसका मतलब बल्ला नहीं होगा, इस बार कोई दूसरा चीज़ होगा। उसकी भी b1 क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि कितना मतलब चीज़ करते। जैसे कि बल्ला खरीदा था मैंने, जैसे 2 बल्ला खरीदा था, तो 2 वहाँ लिखेंगे, 2y = c1। कितना रुपया अदा किया, तो मैंने पहली बार में 20 रुपया अदा किया था, इस प्रकार से। ठीक है, जब आप इसे देखेंगे इस वाले को, ठीक है, तो इक्वेशन 2 को, तो यहाँ भी वही लिखा है मैंने, A2। इसका मतलब है कि जब एक बार आप खरीदे, कुछ रुपया इनकम दिए, इन्वेस्ट किए, फिर मतलब जो है या आपके साथ, या फिर आप ही ने फिर खरीदी, या फिर किसी और ने खरीदा, और आपसे पूछ रहा है कि टोटल मिला के आपने कितना इनकम किया। कहते हैं कि मैंने जब पहली बार आपने 1 बल्ला 2 गेंद खरीदा 20 रुपया में, मैं कहता हूँ 2 और बल्ला खरीदा, तो 2 बल्ला क्वान्टिटी हो गया, बल्ला के लिए एक्स इस्तेमाल कर लिया। अब मैंने कहा कि 5 गेंदें खरीदी, तो 5 क्वांटिटी हो गया, तो b2 का वैल्यू हो गया, और y लगा दिया, तो 5 गेंदें होगी। मान लिया मैंने पैसा 30 रुपये इनका दिया, इन्वेस्ट किया, तो मेरा यह दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस चैप्टर में कितने इक्वेशन बनाने होंगे, 2। आगे चलते हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। अब हल होता है, जैसे ये मेरा इक्वेशन है, इक्वेशन में देखिए मैंने कितने सारे मान रखे हुए। एक इक्वेशन है मेरा, यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3y - 12 = 0, यानी ये a1x है, ये b1y है, और ये c1 है। अब 0 बराबर, क्योंकि अगर उस पर का वैल्यू आप इस पर ले आएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ एक नोट, अच्छी बात याद रखिएगा, जब भी आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा तो याद रखिएगा a और b का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि समीकरण का हल वो निकलने वाला नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। जब a और b का वैल्यू, अगर दोनों में से किसी एक का वैल्यू भी अगर 0 हो जाता है तो वो समीकरण का हल नहीं करेगा, क्योंकि वो समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मेरा पहला केस है, जैसे देखिए मैंने एक लिखा हुआ है ये इस प्रकार से कि x = 3 लिखा है, y = 2, तो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो क्यों करता है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करके रखिए। आप 2 है तो 2 के जगह पे, x के जगह पे 3 रखिए, 2 और गुना 3, तो 2 तिया 6। फिर प्लस के साथ जाइए, फिर आप y देखिए, तो y के आगे कितना है, 3, और y का वैल्यू पहले बार में कितना रखा है, 2, तो 3 दूनी 6 -12, क्या 12 और -12 आपका वैल्यू क्या आ गया, 0। तो जब 0 आ गया, इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करता है, पहला वाला। ठीक है, अब जब दूसरा वाला में हम देखते हैं, तो दूसरा वाला आप ये देखिए, ये वाला क्या लिखा है, जब x बराबर आपको क्या दिया है, 2, तो आप देखिए समीकरण देखिएगा, 2x + 3y माइनस जो 12 = 0 है, ये वाला इक्वेशन। इस चीज़ में देखिए, अब इस बार x का वैल्यू 2 रखिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरा, 4। उसके अलावा y का वैल्यू कितना बोला रखने, 3, तो 3 तिया 9। जब आप 9 इनको जोड़ेंगे, -12 करेंगे, तो 3 तिया 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा मेरा, 13 और -12, तो रिमाइंडर मेरा कितना, मतलब जो हल करने के बाद वैल्यू आया वो कितना आया मेरा, 1 आया। कितना आया, 1 आया। तो जो आपका 1 आया ना, तो वो कह रहा है समीकरण का एक हल है। कितने हल हैं,
एक हल है, क्योंकि उसका वैल्यू कितना आया 1, तो इसका मतलब एक हल हो गया। ठीक है, दूसरा केस। चलिए अब इसी इक्वेशन का आप फिर, ठीक है, इसी इक्वेशन का जब आप फिर ये इक्वेशन का आप तीसरा केस लेंगे, तो तीसरा केस मेरा क्या है, ये जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, साथ ही साथ y बराबर 0। इसका मतलब है कि क्या बोला था मैंने, 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 को y से गुना कर देंगे 0 हो जाएगा। अब -12, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा जरा देखिए तो 10। अब मैंने ही सीधी सी बात है, जब भी एक्स वाई का वैल्यू कोई अगर 0 आ जाता है तो वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। इस बात को समझिएगा। यहाँ वैल्यू मेरा क्या हो गया, माइनस में हो गया, यानी काल्पनिक हो गया। ठीक है, कल्पना करना। तो क्या ये समीकरण संतुष्ट करेगा, तो बोलेगा ऐसे ही माइनस में है तो सर माइनस का जब कल्पना करना है तो इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट, फिर आप इसी इक्वेशन पे आइए यहाँ, और इस बार x का वैल्यू और y का वैल्यू ये पुटअप कीजिए। x के जगह पे आप 1 रखेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा आपका 2, और उसके बाद y बराबर 4 है तो प्लस के साथ साथ 3 चौके आप गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब माइनस में आप 12, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14 माइनस 12। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जा रहा है, रिमाइंडर 2। तो जब 2 बच रहा है ना तो इसे कहते हैं प्रदत्त समीकरण। ठीक है, यानी हल होगा इसका। ठीक है, तो कितने हल होंगे, यहाँ 2 हल होंगे, तो प्रदत्त इक्वेशन कहते हैं। जब 1 बचता है तो संतुष्ट करता है, जब 0 बचता है तो संतुष्ट करता है, जब रिमाइंडर कुछ बच जा रहा है जैसे मेरा 1 बच गया तो 1 हल हो गया। समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, क्यों, जब x और y किसी का वैल्यू 0 या फिर दोनों का ही वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो वो संतुष्ट नहीं करेगा। और प्रदत्त क्या होगा, जब 1 के अलावा अगर कोई वैल्यू आ जाता है तो वो प्रदत्त कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक नोट लिखा है कि देखिए, नोट, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे। याद रखिए, मैंने ये नहीं कह रहा है कि 1 होना है, 2 हल होगा, 3 हल होगा, 4 हल होगा, नहीं, अनंत हल होंगे, क्योंकि अलग अलग वैल्यू रखेंगे वो अलग अलग मान देगा। ठीक है, चलिए अब जो मेरा है टॉपिक वो है रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या। इस बात को समझिए, हलों की संख्या मतलब जो आप इक्वेशन निकालेंगे उसका हल करेंगे तो हल बताना है कितने हल है, या फिर कोई हल है ही नहीं। ठीक है, तो जब भी आपको जब फिगर बनाएंगे तीसरा चैप्टर में ग्राफ, जब आपको रेखा इस प्रकार देखने को मिले जो एक बिंदु एक दूसरे को काट रहा है, जैसे ये वाला एक बिंदु यानी एक रेखा दूसरे रेखा को काट रहा है, जब इस स्थिति में लिखा है 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटेगी तो इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं करती है, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा या फिर प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा ना तो इसका हल कितने होंगे, याद रखिएगा 1 हल होंगे। अब यहां से समझिए 1 हल क्यों होंगे, क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, ना कि बल्कि अनंत बिंदु पर। कितने बिंदु पर काटेंगे, एक बिंदु पर काटेगा, तो एक जगह का एक मान होगा, तो वो क्या होगा, 1 हल होगा। 1 हल को ही कौन सा हल कहते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, एक अद्वितीय हल, यानी 1 हल या फिर अद्वितीय हल, मतलब एक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं। फिर है, और इसी समीकरण का जब निकाय पूछे कि किस प्रकार का समीकरण है तो ये बताइएगा संगत है। संगत, जब भी एक रेखा दूसरे रेखा को ओवरलैप करेगा या फिर एक दूसरे को काटेगा तो वो समीकरण संगत होगा। निकाय जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। जैसे कि एक दूसरे को काट रहा था तो ये प्रतिच्छेदी हुआ, क्यों, फिगर किस प्रकार का बन रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है तो प्रतिच्छेदी हो गया। और जब निकाय पूछेगा तो संगत है। संगत का शर्त यह है कि ओवरलैप होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो एक बिंदु पे करे या सभी बिंदु पे करे तो वो संगत होगा। दूसरा वाला जब आप देखेंगे ये वाला फिगर, तो इसमें कहता है 2 रेखाएं समांतर है। जैसे कि रेल का आप पटरी देखे हैं तो वो कभी मिलता नहीं है, तो वो उस प्रकार से ये क्या है, समांतर है। इस स्थिति में रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती। रेखा देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सीधा चल रहा है, ना कहीं टच हो रहा है, ना एक दूसरे को काट रहा है, और ना ही ये पहली रेखा दूसरे लाइन पर है। ये बल्कि क्या है कि एक दूसरे को सीधा चलते जाते वो कभी मिलती नहीं है। तो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं निकलता है, इस बात को याद रखिएगा, कोई हल नहीं होगा। और इस स्थिति में जो समीकरण का निकाय होगा ये असंगत होगा। ठीक है, और ये कैसा लिखा गया है, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध। इसका मतलब है कि जो प्रतिच्छेद है ये कैसा क्या है, अविरोधी है। ये विरोध करेगा तो ये वाला कैसा है, अविरोधी होगा, अविरोधी। ठीक है, कैसा होगा, अविरोधी होगा। और ये दूसरा वाला क्या है, यानी जो ओवरलैप करेगा वो अविरोधी होगा, यानी अविरोध, यानी कोई विरोध नहीं करेगा एक दूसरे का। और जैसे ये बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिक सी बात है, जब समांतर चलेगा तो ये एक दूसरे का विरोध करेगा। ठीक है, चलिए
तीसरा लाइन पे आइए इस पे। जब तीसरा लाइन पे आएंगे तो देखिए ये इसका मतलब ये है, संपाती का मतलब होता है एक रेखा पर दूसरी रेखा गुजरना, तीसरी रेखा गुजरना, चौथी रेखा गुजरना, इस प्रकार से। यानी एक ही रेखा को ओवरलैप कर रहा है, जितनी भी रेखा आ रही है उसी रेखा से गुजर रही है। तो इस स्थिति में रेखा बिंदु एक दूसरे को पर पड़ेंगे, अतः प्रदत्त रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अगर हल पूछे कितने होंगे तो अनेक हल होंगे, क्योंकि अनेक बिंदु एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। जब अनेक बिंदु ओवरलैप करेगी तो अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। और ये समीकरण कैसा होगा, आश्रित होगा, एक दूसरे पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो जब डिपेंड होगा तो संगत। मैंने क्या कहा इस बात को समझिए, इन तीनों में समझिए अंतर। ठीक है, इन तीनों को समझिए। यहाँ से आपके सवाल ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे जाता है, हर साल पूछे जाता है, और आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। जब एक दूसरे को एक बिंदु पे काटे या ओवरलैप करे, या फिर सभी बिंदु पे, जैसे कि मेरा ये वाला फिगर देख पा रहे हैं, एक बिंदु पर ओवरलैप कर रहा है और ये वाला अनंत बिंदु पर। जब भी आपका मतलब एक दूसरे बिंदु पर ओवरलैप करेगा या फिर टच करेगा तो इसका मतलब है कि उसका हल होगा। क्या होगा, पहली बात कि हल होगा, और दूसरी बात कि ये दोनों ही संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। तीसरी बात कि ये दोनों ही अविरोधी होगा, यानी किसी का विरोध नहीं करेगा। ठीक है, विरोध कैसे करेगा, जब दुश्मन है ही नहीं। दुश्मन होगा तो ना विरोध करेगा, दुश्मन है ही नहीं। और जो मेरा दूसरा केस है इसमें ये विरोध करता है। विरोध करने का कारण है दुश्मन है, एक दूसरे के सीना तान के चल रहा है, एक दूसरे के सीधा में, तुम इधर से चलो हम इधर से चलेंगे। ठीक है, जैसे पानी जब नदी में आती है तो दोनों किनारे पे आदमी चलते हैं अलग अलग, या फिर गंगा, जैसे नदी ही क्या कहती है, दोनों छोर को मिलने नहीं देती है, तो वो विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है, हम तुमको मिलने नहीं देंगे। ठीक है, इस प्रकार से चलिए प्रतिषेध करती है। तो ये कैसा होगा, तो ये विरोध करेगा और ये असंगत होगा। कैसा होगा, क्योंकि ये दोनों संगत तो ये असंगत, ये दोनों अविरोधी तो ये विरोधी। इन दोनों का कोई हल है, इसका एक हल है, इसका अनंत हल है, इसका कोई हल नहीं, तो अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट जब आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो आप यहाँ देखिए, इस चीज़ को मैंने NCERT किताब से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, नोट्स बनाया है, जैसे देखिए इस चीज़ को लिया है। अब इसी चीज़ को, जितना चीज़ आपने पढ़ा उसी चीज़ को मैंने ये किताब से लिया, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि क्या पढ़ा रहे हैं सारा। जब आप इस तरह के फिगर्स जो आप याद करेंगे तो याद करने का तरीका मैंने क्या बताया, जब भी कभी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या फिर ओवरलैप करेगी तो पहली बात कि वो दोनों अविरोधी होगा, यानी कोई विरोध नहीं करेगा एक दूसरे का। दूसरी बात कि वो संगत होंगे। कैसा होंगे, संगत होंगे। और उन दोनों में से मतलब सबका दोनों का क्या होगा, हल होगा। हो सकता है किसी का एक बिंदु पर काटेगा तो एक हल, अनेक बिंदु पर कटेगा तो अनेक हल, न ऐसे। और जो कोई बिंदु पर काटेगा ही नहीं तो कहने का मतलब कोई हल नहीं। और जब कभी सटेगा ही नहीं, एक दूसरे पर कटेगा ही, ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये कैसा होगा, अपरिमित रूप से मतलब अनेक हल। ये कैसा होगा, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा, विरोधी होगा। ठीक है, और ये असंगत होगा, यानी संगत में रहेगा ही नहीं। चलिए, तो मेरा यहाँ देखिए, मैंने ये एक इक्वेशन है पहला वाला, देखिए इसका दो इक्वेशन लिया हुआ है, x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। तो दो इक्वेशन है, a1 b1 a2 b2 और c1 c2, इस प्रकार का वैल्यू दिया है। देखिएगा आप a1 a2 करेंगे, यहाँ देखिए इस प्रकार का फॉर्म लिखा हुआ है, आप इस फॉर्मेट में रखिए। तो पहला समीकरण को मैंने कैसे बताया था कि सजाने के लिए a1 a2 यानी a1 b1 c1, और दूसरा इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। ये a2 b2 c2 2 क्या दर्शा रहा है कि ये समीकरण दूसरा है, और a1 b1 c1 1 क्या दर्शा रहा है कि समीकरण एक है। तो यहाँ वही लिखा है, a1 का मतलब देखिए a1 b1 c1 जो लिखा गया आपको, तो वो समीकरण एक को दर्शा रहा है कि समीकरण एक का a का मान, समीकरण एक का b का मान, समीकरण एक का c का मान। फिर a2 b2 c2 जो लिखा है, समीकरण 2 का a का मान, समीकरण 2 का b का मान, समीकरण 2 का c का मान, इस प्रकार से। तो ये अब दिया गया एक, x के आगे में कुछ नहीं तो क्या, 1/3, फिर माइनस में 2 और इसका 4, ये 0/20। तो अब देखिए क्या कभी एक दूसरे को बराबर है, तीनों क्या बराबर है, a1 a2 बराबर है b1 b का, नहीं है, और ना ही b1 b2 c1 c2 का बराबर है। तो इस स्थिति में याद रखिए, जब कोई बराबर ना हो, यानी याद रखिएगा यहाँ टॉपिक ये अच्छा चीज़ ये है कि आपको जब पहला दूसरा ही बराबर ना हो, क्या पहला दूसरा ही बराबर ना हो, या फिर दूसरा तीसरा भी बराबर ना हो, यानी इसका मतलब है जब पहला a1 a2 b1 b2 बराबर ना हो, या फिर आपसे कह सकता है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोई आपस में बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद का मतलब कैसा, एक दूसरे को काटेगा, कितने बिंदु पर, तो एक बिंदु पर काटेगा। तो एक बिंदु पर काटेगा तो कितने हल होगा, एक हल होगा। कैसा होगा समीकरण, संगत होगा। निकाय कैसा होगा, जल्दी से बताइए, निकाय कैसा होगा,
तो ये संगत के साथ साथ ये संगत तो होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, अविरोधी होगा, यानी किसी का विरोध नहीं करेगा। चलिए दूसरा नंबर जब हम चलते हैं, ये इक्वेशन है मेरा, देखिए 2/4, ये 2 4 लिखा हुआ है, 3 6 लिखा है, और ये -9 -18 बट -9/18 लिखा हुआ है, 0 0। अब जब इसको कटाएंगे 1/2 1/2 1/2, देखिए सबका आएगा वैल्यू। इसका मतलब जब सबका वैल्यू आएगा तो इसका मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का ही वैल्यू क्या आएगा, एक जैसा आएगा। तो जब एक जैसा आएगा तो इसका मतलब समपाती रेखा होगा, यानी एक रेखा दूसरे रेखा को ओवरलैप करता रहेगा ना, जितना मान इसका उतना मान उसका भी, दोनों समीकरण का एक जैसा मान। तो ये कितने हल होंगे, क्योंकि अनेक बिंदु पर मिलेंगे तो अनेक हल हो जाएंगे ना, सभी बिंदु तो मिल ही रहा है, तो सभी अनेक अनगिनत हल होंगे। इसके साथ साथ जब हल होंगे तो कैसा होगा, संगत होगा, और इसी के साथ साथ क्या होगा, ये अविरोधी होगा, यानी विरोध नहीं करेगा। इसका तीसरा नंबर ये वाला है, जरा इस चीज को देखिए। इसमें लिखा है x + 2y - 4 = 0, फिर लिखा है 2x + 4y - 12 = 0। इसका मतलब 1/2 2/4 -4 -12, ये देखिए मैंने इस प्रकार लिखा हुआ यहाँ। अब इसका मतलब जब इसे कटाएंगे 1/2, इसको भी कटाएंगे तो 1/2, इसका मतलब 1/2 1/2 दोनों का मान यहाँ देखिए बराबर है, यानी A1 A2 B1 B2 बराबर है। लेकिन 4/12 को कटाएंगे तो 4 एकम 4 4 तिया 12, माइनस माइनस 1/2 1/2, और यहाँ हो जाएगा 1/3, इसलिए 1/2 1/2 बराबर है, A1 A2 B1 B2 बराबर है। लेकिन ये 1/3 आ जाता है, क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो रेल का पटरी बनेगा, क्या बनेगा, रेल का पटरी, जिसे हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। जब समांतर बनेगा तो कोई हल नहीं होगा, पता ही है, क्योंकि जब वो ओवरलैप करेगा ही नहीं, एक दूसरे को टच करेगा नहीं, तो कोई इक्वेशन नहीं, मतलब कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो दुश्मनी होगा, क्या होगा, दुश्मनी होगा। तो क्या करेगा एक दूसरे का, तो विरोध करेगा। ठीक है, उम्मीद करता है आप लोगों को ये समझ में आ रही है। चलते हैं आगे, चलते हैं। जब आगे आप जाएंगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है आपको, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है जब सवाल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, इस अध्याय में प्रश्न को हल करने के कुछ रूल दिए हुए हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, आपको कुछ वर्ड याद रखनी है, जैसे कि पूर्व। जब भी आपको कभी पूर्व क्वेश्चन में दिखे तो पूर्व का अर्थ होता है पहले। पूर्व का अर्थ क्या होता है, पहले। यानी किसी, जैसे मैं कहता हूँ रोहन के उम्र से 2 वर्ष पूर्व, तो रोहन का जितना उम्र होगा ना, उससे 2 वर्ष पूर्व करना है, 2 माइनस करना है उसमें। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व, तो चिन्ह कैसा इस्तेमाल करेंगे, माइनस का। नेक्स्ट है पश्चात। पश्चात का मतलब आप लोगों को पता ही है, बाद। मैं कहता हूँ कि 2024 के 2 साल पश्चात, तो इसका मतलब 2024 के 2 साल बाद, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगा, 26, 2 साल, यानी 22 24 चल रहा है, 25 26 उसके बाद। इस प्रकार जब पश्चात लिखा रहेगा तो क्या करना है, आपको चिन्ह प्लस देना है। अब गुनी लिखे या फिर गुण लिखे या फिर गुना लिखे, तो इसका मतलब गुना करना है, यहाँ गुना होगा। ठीक है, गुना बना लीजिएगा। अगला योग, योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, जोड़, पता है, जोड़ के इस्तेमाल क्या करते हैं, प्लस। उसके बाद अंतर या फिर घटाओ, आपको पता ही है, ये क्या इस्तेमाल करते हैं, माइनस। तो ये सब आपको पता ही है। चलिए, अब जो मेरा टॉपिक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं जब इस चीज़ को आप समझेंगे और मेरे द्वारा अगर इस मैथ को पढ़ेंगे क्लास 10th का, तो ज़िंदगी में कभी आप लोग फिर कभी इस चैप्टर को भुला नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए मैंने रूल नंबर 1, ये जब सवाल आप बनाएंगे तो सवाल बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय आप देखेंगे कि कितनी सरल है ये चैप्टर। रूल नंबर 1 कहता है, जब प्रश्न में योग या अंतर लिखा रहे, बात को समझिएगा, जब प्रश्न में क्या लिखा रहे, योग हो सकता है, दोनों योग, दोनों समीकरण के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए योग दोनों में पूछे, हो सकता है दोनों में अंतर पूछे, हो सकता है किसी में योग पूछे किसी में अंतर पूछे। ठीक है, जब भी आपको योग अंतर लिखा रहे तो इस प्रकार का समीकरण बनाइएगा। किस प्रकार का, जब योग पूछेगा तो दोनों समीकरण को अपने मन से जोड़ देना है, x + y, यानी कहता है 2 बल्ला 3y का योग। जैसे कहेगा, इस प्रकार कहेगा कि जैसे कि रोहन और सोहन का उम्र का योग 26 वर्ष है, इस प्रकार समझिए, रोहन और सोहन, तो रोहन को x मान लेंगे या फिर r, सोहन को y मान लेंगे या फिर s, दोनों को जोड़ देंगे, बीच में, दोनों के बीच में चिन्ह देंगे प्लस का, और वो योग पूछ रहा है कितना दोनों का, 26, तो 26 लिख देंगे। फिर दूसरे में अंतर पूछेगा तो हो सकता है उन्हें रोहन सोहन का योग का मतलब जो है उम्र का अंतर 26 वर्ष है, तो x - y = 26 लिखेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से जब भी आपको योग या अंतर दिया रहे ना, तो योग का मतलब है अपने मन से आंख कान मुन के उन दोनों चरों के बीच x जोड़ दीजिएगा, तो यानी प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा। और जब अंतर पूछे ना तो उन दोनों चरों के बीच माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक है,
रूल नंबर 2 कहता है मेरा, तो पहला रूल समझ में आया, योग या अंतर रहे सवाल तो स्ट्रक्चर किस प्रकार का बनाना है, x प्लस वाई योग के लिए और अंतर के लिए x माइनस वाई। अगला सवाल है रूल नंबर 2 कहता है जब प्रश्न में कुछ भी जैसे अंतर, गुनी, पूर्व, पश्चात, ज्यादा या कमी नहीं लिखा हो, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जब भी सवाल में ये सारे वर्ड जैसे कि अंतर, गुनी, पूर्व, पश्चात, ज्यादा या कमी इत्यादि नहीं लिखा हो तब समीकरण का स्वरूप किस प्रकार बनेगा। देखिए यहाँ, जब भी ये सब वर्ड ना लिखा हो, जब लिखा हो तब उसका एक अलग है, जब ना लिखा हो तो उसका अलग है। देखिए जब नहीं लिखा है तो जिस तरह मैंने कहा कि जब योग पूछेगा तो दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह, अगर जब सवाल में ना योग पूछ रहा है ना अंतर पूछ रहा है और ना ही इस सब वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ना अंतर है, ना गुनी है, ना पूर्व है, ना पश्चात है, ज़्यादा कमी, कोई चीज़ का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों इक्वेशन के बीच में कौन सा चिन्ह दे देंगे, सिर्फ प्लस। ठीक है, x प्लस वाई। जैसे मैं कहता हूँ 2 बल्ला 3 गेंदे 20 रुपया में खरीदा, तो 2x प्लस 3y बराबर 20। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं जब भी, इसका मतलब है इसको सिंपल सवाल समझिए, ना योग होगा, ना अंतर होगा, ना पूर्व पश्चात गुनी, ना ये सारे वर्ड आएंगे, तो ये रूल नंबर 2 होगा। तो इसको इस प्रकार बनाएंगे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब रूल नंबर 3 पे आइए। रूल नंबर 3 को देखिए ध्यान से, इसमें कहा मैंने ये सब वर्ड नहीं आना चाहिए, अगर नहीं लिखा है तो ऐसे, और जब वर्ड लिखा हो तब कैसे, तब x बराबर y करना है, यानी दोनों चरों को आपस में क्या कर लेना है बाबू, तो बराबर करना है। ठीक है, तो पूर्व पश्चात गुनी अधिक या कम दिखे तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो x और y जो दो चर मानेंगे आप उसे दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह देंगे, जिससे आपको क्या होगा कि जब पूर्व कहेगा तो दोनों में माइनस करेंगे, पश्चात कहेगा तो दोनों में प्लस कहेंगे। ठीक है, और जब गुनी कहेगा, इस बात का ध्यान रखिए, जो उम्र में छोटा हो, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है। ठीक है, जो उम्र में छोटा हो या फिर छोटा हो उसके साथ ही गुना करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ रोहन है और सोहन, रोहन के पिता का, जैसे रोहन और उनके पिता सपोज करिए, मैंने कहा रोहन है और उनके बेटा सोहन है, मैंने कहा कि सोहन का पिता का उम्र 4 गुनी है, तो बताइए ये 4 गुनी है ना, तो 4 गुनी अगर इसको कर देंगे तो 4 चौके कितना गुनी हो जाएगा, 16। तो मैं सोहन उसका बेटा है, तो उसके बराबर लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों को बराबर लाने के लिए गुना करने, यानी दोनों का उम्र बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, बराबर। तो यानी इसका मतलब है कि इस तरह के जो टाइप मतलब रूल नंबर 3 है, इनमें यह कहता है कि दोनों को बराबर करिए। क्या करना है आपको, दोनों को बराबर करना है, यह रूल नंबर 3 कहता है। जब आप रूल नंबर 4 पे जाएंगे, रूल नंबर जब आप 4 पे जाएंगे, इस चीज को समझिए, जब प्रश्न में फ्रैक्शन दिया रहे, भिन्न दिया रहे, क्या दिया रहे, फ्रैक्शन दिया रहे या फिर भिन्न दिया रहे, जैसे मैं कहूँ कि एक भिन्न 1/2 हो जाती है, यानी भिन्न जो है, खाली भिन्न शॉर्टकट लिख लेते हैं, 1/2 हो जाती है, तो ये जो भिन्न होगा ना, इसी भिन्न को हम क्या लिखते हैं, अंश बटे हर लिखते हैं कि नहीं। तो अंश को हम क्या मान लेते हैं, x, और हर को क्या मान लेंगे, y। ठीक है, इस प्रकार से, तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है। जैसे यहाँ भिन्न लिखा है मैंने, अंश को x तथा हर को क्या माना है, y। ठीक है, इस प्रकार से आप x मतलब जो है अंश को आप कुछ भी मानिए, चर पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैथमेटिकल गणित अभी तक आप लोग x y मानिएगा, क्योंकि आप लोगों के जहन पे बैठा हुआ है। तो अब ये देखिए, मेरा चौथा टाइप क्या है कि आपका वो सवाल फ्रैक्शन में आएगा। कैसा आएगा, भिन्न में आएगा। जब भी भिन्न में आएगा तो ये भिन्न बराबर x बटे वाई करिएगा। क्या करिएगा, यानी अंश बटे हर करना है। दोनों इक्वेशन में अगर पूछेगा तो दोनों में कहेंगे, एक में कहेगा तो एक में कहेंगे, एक में हो सकता है इन चारों में से कोई एक पूछ दे। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही इक्वेशन एक ही तरह का हो सकता है इसमें पूर्व पश्चात गुनी वाला हो, उसमें ना हो। जैसे मेरा पहला नंबर मान लीजिए भिन्न वाला है, हो सकता है अंतर वाला पूछ दे इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस रूल को समझिए। ठीक है, इसके अलावा अब जब भी आपको यहाँ एक सवाल, एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब भी अंश और हर के बारे में पूछेगा तो यहाँ देखिएगा, आपसे कहेगा कि अंश में 2 जोड़ देंगे, कभी कहेगा हर में 2 घटा देंगे, या फिर कभी ऐसे पूछेगा अंश और हर में दोनों को 2 जोड़ने से, दोनों में 2 घटाने से, या फिर कभी गुनी भी। तो जिसमें जो कहेगा, जैसे अंश में कहेगा, समझिए अंश में 2 जोड़िए,
तो अंश ऊपर वाला है तो x के साथ 2 जोड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं कहेगा हर में 2 घटाइए तो नीचे में y है, y माइनस 2 करेंगे, ठीक है। अगर कहेगा हर को 3 गुना कीजिए तो y के साथ क्या किसको गुना कर देंगे, 3 को, ठीक है। इस प्रकार से अंश को x तथा हर को y मान लेते हैं हम लोग। चलिए अब इसको समझिए। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के तरीका है चार तरीका है। तो आपका पहला तरीका है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन यानी एक दूसरे के स्थान पर क्या होता है, स्थापित होता है। प्रतिस्थापन यानी एक दूसरे को प्रतिस्थापन करता है, ठीक है। और दूसरा है विलोपन विधि, ठीक है। इसको कौन सा विधि कहते हैं, दूसरे को विलोपन विधि। विलोपन का मतलब अपने जगह से हट जाना, विलोप हो जाना, ठीक है, विलोपन विधि। और एक तीसरा विधि आपका है वज्र गुणन खंड विधि या फिर वज्र गुणन विधि। और चौथा नंबर जो मेरा है ग्राफीय विधि है, ठीक है। तो इन विधि के बारे में पहले समझते हैं। तो पहला जो मेरा है प्रतिस्थापन विधि, इस विधि को समझिए। मैंने नोट में लिखा है शॉर्टकट में। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि आप पहले समीकरण 1 से आप उसको एक्स वाई किसी के बराबर कर लीजिएगा। जो आपका 2 चर दिया रहेगा ना एक्स वाई, तो आप जैसे कि मैं मान लेता हूं x प्लस 2y बराबर 4 है, तो मैं क्या कर लेता हूं इस x के बराबर 4 माइनस 2y, उस पर जाके क्या हो जाएगा ये। तो आप इस प्रकार क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। x या y जो आपको अच्छा लगे, जो पॉजिटिव में दिखे, उसको एक तरफ x y को रख लेंगे और इधर कर लेंगे, और इसी को आप समीकरण क्या मान लेंगे, 3। तो इसको जब आप समीकरण 3 मानेंगे ना, देखिए इस बात को, जब समीकरण इसे 3 मानेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा x बराबर 4 माइनस 2 है, तो जो समीकरण दूसरा होगा आपका, तो उस समीकरण में आप x के जगह पे इस पूरे वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करिएगा, रख दीजिएगा। रखने के बाद जो मान आएगा आपका, उम्मीद करते हैं यहाँ किसका मान आएगा, तो आपका y का मान आएगा। जब यहाँ आप रखेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा। और y का जो वैल्यू आएगा फिर वो आप पुनः किस में रख लेंगे, इसी इक्वेशन में। तो समीकरण मेरा 3 क्या बना है, 4 माइनस 2y। तो यहाँ y का वैल्यू रख के हल कर लीजिएगा तो वो प्रतिस्थापन विधि खत्म हो जाता है। दूसरा विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि समीकरण 1 2 को पहले जोड़ना है। पहले समझिए विलोपन विधि क्या कहता है, x और y को दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, x समीकरण 1 और समीकरण जो 2 दिया रहेगा उनके जो वैल्यू है समीकरण को 1 या 2 में पुट कर देंगे। इससे पहले समझिए, जब भी समीकरण को दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें एक रूल होता है, यहाँ योग करते समय दोनों समीकरणों के x या y मान को क्या करना है, पहले बराबर करना है। वो भी किसके साथ, चिन्ह। अगर यहाँ पहले समझिए, यहाँ मैंने योग करते समय लिखा है कि जब आप दोनों को योग करेंगे तो योग कैसे करेंगे, तो दोनों में से, दोनों समीकरण का एक चर को बराबर करना है आपको। यानी x, जैसे कि मैं कहता हूँ इस प्रकार समझिए, ये x प्लस 2y बराबर 4 है। और दूसरा समीकरण है, जैसे मैं मान लूँ 2x माइनस 2y, ठीक है, बराबर 8 है। तो अब ये देखिए मेरा बराबर हो गया ना। अब इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा इधर जोड़ लेंगे, इधर भी जोड़ घटाव कर लेंगे। कभी कभी क्या होगा कि जैसे मैं इस सवाल में देखूँ, जैसे आपको इस तरह लिखा रहेगा x प्लस 2y बराबर 4, और यहाँ लिखा रहेगा 2x प्लस 2y बराबर 6। अब देखिए ये दोनों बराबर है। अगर इसमें शर्त यह है कि एक को यहाँ रखना है, एक्स वाई में से किसी एक ही चर को आप यहाँ रखेंगे, बाकी एक को कटाना हर हाल में है। तो अब यहाँ दोनों बराबर है, तो इस सिचुएशन में तो कटेगा नहीं। तब क्या करेंगे, सब का नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे, जो प्लस है वो माइनस बनेगा, जो माइनस है वो प्लस बनेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब ये माइनस करेंगे तो ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, इस प्रकार ये कट जाएगा। तो कट जाएगा तो यहाँ आपका कोई वैल्यू आएगा। जैसे अगर आपने y को कटाया, अगर y को कटाया तो x का वैल्यू आएगा, यानी y कट गया। जैसे कि यहाँ आपने y को कटाया तो किसके बराबर वैल्यू आएगा, x के। अगर आपने x को कटाया, किसको कटाया, x को, तो किसके बराबर वैल्यू आएंगे, y का। तो जो भी वैल्यू आएगा वो आप कहाँ रखेंगे, तो आप रखेंगे समीकरण 1 या फिर 2 में। 1 2 को जोड़ेंगे तो क्या होता है, समीकरण आप 1 में ही रखते हैं। बाय द वे आप चाहें तो देखिए, यहाँ इन दोनों को जब गुना करेंगे तो समीकरण आप अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। तो आसान के लिए क्या होगा कि जो आपका पहला समीकरण है उसी में रखिएगा। जब या 1 में आप इसी का x y का, x या y किसी का जो वैल्यू आएगा वो समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में, ठीक है। फिर यहाँ देखिए मैंने वही चीज़ लिखा है। देखिए इस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ, समझिए यहाँ इस चीज़ को बढ़िया से।
यहाँ लिखा है समीकरण 1 2 को जोड़िए, x या y का कोई वैल्यू आएगा और फिर समीकरण 1 या 2 में पुट कर दें, ठीक, ये मैंने कहा। फिर लिखा है यहाँ योग करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना, x या y का चिन्ह अगर बराबर है, अगर दोनों प्लस में है या फिर दोनों माइनस में है और समान हो तो चिन्ह को बदलेंगे। क्या करेंगे? तो चिन्ह को बदल देंगे, जो वहाँ कटाने के बाद जो मान आएगा वो दूसरे इक्वेशन में आप रख देंगे। ये मेरा विलोपन विधि समाप्त होता है। तीसरा है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि समझिए, आपको वज्र गुणन विधि में ऐसे बनाना है, डमरू टाइप का, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया। तो देखिए यहाँ मैंने शुरू कहाँ से आपको करना है, बी, यहाँ भी लिखना है बी, ये B1 पहला समीकरण का, B2 दूसरा समीकरण का, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसे शुरू कीजिए, B1 B2, B के बाद क्या आता है C1 C2 जैसे लिखा है, फिर C के बाद A1 A2, फिर B1 B2, ठीक है। आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जब इसको हल करेंगे तो क्रॉस हल करेंगे, B1 C2, देखिए यहाँ देखिए मैंने x लिखा है, इधर यहाँ y लिखा है कि नहीं मैंने, देखिए यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1। तो आपको क्या कर रहे हैं, x ऐसे लिख लेना इस प्रकार से। कैसे सजाया है, B1 C2, देखिए क्रॉस ऊपर से नीचे तीर एरो दिया है ना मैंने, वो यहाँ दिया गया है ऊपर से नीचे एरो, इसका मतलब ऊपर से नीचे को गुना कीजिए। फिर इन दोनों के बीच में जब ये दोनों गुना हो जाए तो बीच में ये दूसरा तीर वाला जो है उनको गुना करने से पहले बीच में माइनस का चिन्ह देना है, तो फिर B2 C1 गुना करना है, ठीक है। फिर जैसे हो जाए बराबर कर रही है। अब ये x वाला गुना हो गया, इस टाइप वाला इधर वाला, अब इधर वाला आइए, इधर वाला आएंगे तो इस पार्ट में देखेंगे y वाला में, तो y बटे लिख के अब किससे गुना करेंगे, C1 से A2 तक, देखिए तीर लगा हुआ है C1 A2। फिर दूसरे तीर वाले को गुना करने से पहले माइनस देंगे, C1 A2 गुना A1 गुना कर लेंगे। जैसे ये हो जाएगा फिर बराबर करेंगे और अंत में अचर पद 1, तो 1 बटे, फिर अब क्या करेंगे, इस वाले को गुना करेंगे। जब इस वाले को आप गुना करेंगे तो देखिए A1 B2 माइनस, फिर दूसरा तीर को गुना करेंगे तो A2 B1, ठीक है, या फिर A2 B1 या फिर B1 A2 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कौन सा विधि, वज्र गुणन विधि। और एक अंत जो है मेरा अंत सवाल है वो ये है ग्राफीय विधि। ग्राफीय मेथड क्या कहता है, ग्राफिकल मेथड, इस यानी समीकरण 2 होगा। इसमें जब 2 समीकरण होगा तो पहला समीकरण को x बराबर, जिस तरह मैंने समीकरण जैसे कि मैं कह दूं इस प्रकार कि आपके पास x प्लस 2y बराबर 4 है, मैं यहाँ क्या कर लूँगा, x बराबर 4 लिख के माइनस 2y कर लूँगा और इसे ही मैं समीकरण मान सारणी बना दूंगा। जब ये इक्वेशन होगा तो इसका मान सारणी आप इस प्रकार बनाइएगा, इस तरह से कम आप 2 वैल्यू, अधिक से अधिक 3 4 5 6 जितना भी रख सकते हैं। तो मैं एक में x कर लूँगा, दूसरे में y कर लूँगा, और यहाँ x, अब यहाँ x के बराबर, तो यहाँ y का आप वैल्यू रखते जाइए। और y का वैल्यू कुछ रखेंगे, जैसे मैं सपोज करते मैंने 0 रखा, जैसे मैंने क्या कहा कि x प्लस 2y बराबर 4 था, तो ये x बराबर मेरा क्या आया, 4 माइनस 2y आया। अब मान सारणी बनाएंगे तो डिब्बा बनाएंगे इस तरह। मैंने क्या कहा कि कम से कम 2 वैल्यू हुआ, पहले x रखिए दूसरे में y। तो आप यहाँ देखिए ये वाला वैल्यू देखिए, ये वाला जब वैल्यू देखेंगे तो y का मान रखेंगे, मतलब मान लीजिए y का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा, तो y के जगह पर आप 0 रखेंगे तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। 4 में 0 घटने का मतलब क्या हो गया, 4। फिर आप y के जगह पे 1 रखिए, मैंने 1 रखा, तो 2 1 कम 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो आपका इस तरह वैल्यू आएगा और वही मेरा क्या कहलाएगा, मान सारणी। तो 2 समीकरण होगा, दोनों समीकरण का मान सारणी बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपने जितने भी क्लासमेट हैं सबको ये वीडियो अवश्य भेजें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका MD यूनुस सर।